हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। और आज हम करने वाले हैं 5 जुलाई के करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस। और चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Why did Iran suspend cooperation with the UN nuclear watchdog IAEA? ये IAEA है क्या? ये IAEA है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एनर्जी एजेंसी है। IAEA है क्या ये हमारा? ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये कब क्रिएट हुआ था? ये क्रिएट हुआ था 1957 में। 1957 में ये क्रिएट हुआ था। बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करें अभी इसके करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके करंट डायरेक्टर जनरल है राफेल मैरियानो। राफेल मैरियानो इसके अभी करंट डायरेक्टर जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, आफ्टर इजराइल एंड यूएस स्ट्राइक्स ऑन इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो ईरान ने क्यों सस्पेंड करा है अपने कॉपरेशन को न्यूक्लियर वॉचडॉग आईएईए के साथ? क्योंकि इसराइल और यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जो अटैक किया है, इस वजह से। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन से पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड सेंटेंसिंग शेख हसीना टू जेल बाय बांग्लादेश कोर्ट? तो क्या रीजन था सेंटेंस करना शेख हसीना को बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा? तो देखते हैं, हमारा इसका आंसर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था शेख हसीना ने, इस वजह से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शेख हसीना वाज सेंटेंस्ड टू 6 months फॉर कंटेम्प्ट बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, और आईसीटी इन्वेस्टिगेट 1971 क्राइम्स, 1971 वॉर क्राइम्स। आईसीटी क्यों बनाया गया था? आईसीटी बनाया गया था 1971 के वॉर क्राइम्स को देखने के लिए। इसका प्रॉज है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और कौन से इसके में क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बनाता है, ये इसके कौन से। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मेजर इशू विद गिग वर्कर इन इंडिया, इंडियन लेबर डाटा? तो इस मेजर इशू क्या है? मेजर इशू ये, क्योंकि ये एक ऑफिशियल तौर पे, लीगली तौर पे मतलब नहीं देखे जाता गिग वर्कर्स को। मतलब गिग वर्कर को एक इंडियन इंडिपेंडेंट वर्कर माना जाता है। और 2019 जो न्यू लेबर कोड्स और 2019 जो डिफाइन हुआ था गिग वर्कर, उसमें गिग वर्कर को ऐसा बताया गया था, अ पर्सन हु परफॉर्म वर्क पार्टिसिपेट इन अ वर्क arrangement and earns from such activities outside of traditional employer-employee relationship। और इनको क्या कहते हैं? इट इज़ अ लेबर मार्केट ऑफ चार्ट, it is a labor market for short term flexible jobs often enabled by digital platform। और इनको जो जॉब मिलती है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलती है। और बात करें अभी एस्टिमेटेड नंबर की, तो एस्टिमेटेड नंबर क्या है अभी करंट, मतलब कितने पीपल हैं गिग वर्कर में? गिग वर्कर में एस्टिमेटेड जो है 10 मिलियन पीपल एस्टिमेट किया जाता है कि मतलब अभी तक जो गिग वर्कर हैं 10 मिलियन है इंडिया के अंदर। और 2019 के हिसाब से 2019 में जो 2019 में ओ सॉरी 2021 के जो डेटा में है नीति आयोग के, तो उस हिसाब से उस टाइम पे जो 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे इंडिया के अंदर। 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से। नीति आयोग
और नीति आयोग क्या है ये हमारा, ये नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के रिसर्च के हिसाब से 2020 20 और 21 के बीच में 7.7 मिलियन गिग वर्कर्स थे इंडिया के अंदर, और इनके हिसाब से 2029 और 30 के बीच में 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स हो सकते हैं इंडिया के अंदर। और गिग वर्कर्स के साथ मेजर इशू ये है कि लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है इनके साथ, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन है। गिग वर्कर्स क्लासिफाइड एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि गिग वर्कर्स को एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह देखा जाता है, और इनको इनके एसेंशियल्स राइट लाइक मिनिमम वेज, पेड लीव एंड हेल्थ बेनिफिट्स इनको नहीं मिल पाते हैं, इन्हें वल्नरेबल और एक्सप्लॉइट किया जाता है एक तरीके से। और इनकी एम्प्लॉयमेंट इंस्टेबिलिटी भी बनी रहती है, क्योंकि गिग वर्कर का जो जॉब है, इनसिक्योरिटी जो है, ओपेक, क्योंकि कंपनीज का जो एक ओपेक है एल्गोरिथम जो सेट हुआ होता है, क्योंकि कस्टमर रेटिंग के ऊपर सेट हुआ होता है कि कस्टमर ही कंट्रोल करता है उनके पे, क्योंकि उनको एक तरीके से रेटिंग कस्टमर ही देता है। अगर कोई कस्टमर उनको गलत रिव्यू दे देता है या किसी भी तरीके तो कंपनीज जो है उनके मतलब सैलरीज में, या मतलब उनकी अगर कोई ऑर्डर आ रहा है तो उस ऑर्डर में मतलब कम कर देती है, एक तरीके से उन्हें बैन भी कर देती है काफ़ी टाइम पे। तो इस तरीके से तो इस वजह से जो पे और एम्प्लॉयमेंट लीडिंग जो है अनप्रिडिक्टेबल इनकम होती है इनकी, कभी कभी इनकी इनकम के एक प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते कि कितनी इनकम हो जाएगी मंथली। वैसे नॉर्मली जो 15 to 20 के मतलब कहते हैं, 2024 में इनकी मतलब उस टाइम पे काफ़ी अच्छी कंडीशन थी, मगर अब धीरे धीरे उनकी कंडीशन में भी जो है कंपनीज जो है वो अलग अलग चेंजेस करती जा रही है, तो इस वजह से गिग वर्कर्स को भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो गवर्नमेंट इनके ऊपर भी काफ़ी मतलब अभी लॉज लाने की कोशिश देख रही है, लॉज, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करने के लिए सोच रही है। तो चलिए मैं अपने इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर है नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन। तो इसका आंसर हमारा नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन है, इस वजह से जो मेजर इशू फेस कर रहे हैं गिग वर्कर्स इंडिया के अंदर। तो चलिए बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian institute ranked highest in the 2025 QS World University Ranking। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर किस यूनिवर्सिटी ने हाईएस्ट रैंक किया है। तो ये जो हमारा हाईएस्ट रैंक क्या है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, IIT दिल्ली ने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने। और ये जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है ये क्वैकरीली साइमंड्स द्वारा ये एक रिसर्च वो है, फाउंडेशन है, उनके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग रिलीज्ड बाय क्वैकरीली साइमंड्स, क्वैकरीली साइमंड्स द्वारा रिलीज किया जाता है। और ये क्वैकरीली साइमंड्स जो है ये एक यूएस बेस्ड स्पेशलाइजिंग इन एजुकेशन एंड स्टडी अब्रोड एनालिसिस फर्म है ये। और ये जो है पब्लिश इन्होंने कब से करना स्टार्ट करा था, यूनिवर्सिटी रैंकिंग को इन्होंने कब से पब्लिश करना स्टार्ट करा था। इन्होंने यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जो पब्लिश करना स्टार्ट करा था 2004 से इन्होंने स्टार्ट करा था यूनिवर्सिटी रैंकिंग को पब्लिश करना। इनिशियली जो है ये पार्टनरशिप में करते थे रैंकिंग को रिलीज। वो पार्टनरशिप किसके साथ थी इनकी, ये टाइम हायर एजुकेशन के साथ इनकी पार्टनरशिप थी। और इन्होंने इंडिपेंडेंटली कब से स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है 2010 से स्टार्ट कर दिया था। 2010 से इन्होंने इंडिपेंडेंटली डेटा रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था। तो बात करें हम इस साल जो है IIT दिल्ली की जो रैंक थी 123 थी, और वही पिछले साल जो रैंकिंग थी IIT दिल्ली की तो वो 153
तो इस साल IIT दिल्ली ने काफ़ी मतलब इम्प्रूव करा है। और जो रैंकिंग जो है किस तरीके से इवेल्यूएट होती है, रैंकिंग जो ये क्वैकली साइमंड जो इंस्टीट्यूट फर्म है, ये किस तरीके से इवेल्यूएट करती है यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। तो ये जो है यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड के सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं वाइड बेस्ड पे, मतलब वेरियस फैक्टर्स उनके देखते हैं। उनकी एकेडमिक रेपुटेशन कैसे हैं, उनके अंदर उनका जो एम्प्लॉयर रेपुटेशन कैसा है, उनका फैकल्टी कैसी है, स्टूडेंट रेशियो क्या है, साइटेशन पर फैकल्टी क्या है उनकी। तो इस तरीके से ये सब रेशियो देखने के बाद इंटरनेशनल फैकल्टी का रेशियो क्या है, ये सब रेशियो देखने के बाद ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग को रिलीज करते हैं। वो जो इस साल जो रैंकिंग जो आई थी, इसके अंदर IIT दिल्ली ने इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे था। और यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे IIT दिल्ली था और वर्ल्ड नंबर पे 123 नंबर पे था। तो चलिए बच्चों, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द न्यू स्पेशल सेल लॉन्च्ड इन जम्मू कश्मीर। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो नया स्पेशल सेल जो लॉन्च किया गया है, उसका पर्पस क्या है। तो इस स्पेशल सेल का पर्पस जो है, इसको फैसिलिटेट करना रजिस्ट्रेशन एंड रिजोल्यूशन तो ऑफ ग्रीवेंस टेररिज्म अफेक्टेड फैमिलीज के लिए, जो मतलब जो लोग हैं टेररिस्ट से जो अफेक्ट फैमिलीज हैं या लोग अफेक्टेड हैं, तो और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विक्टिम्स और देयर कैन बी अप्रोच हेल्पलाइन नंबर्स टू रजिस्टर ग्रीवांस और सीक असिस्टेंस। वो असिस्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर जो उनको रिलीज किया गया है, और वहाँ जाके वो अपने मतलब दिक्कतों को बता सकते हैं, वो इफेक्ट जो हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन टू रिपन, ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है, टू रिपन केसेस ऑफ मिलिटेंसी विक्टिम्स। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन अमरनाथ यात्रा 2024 टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। तो कौन सी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई थी 2024 में अमरनाथ यात्रा में, जो मतलब सिक्योरिटी को इम्प्रूव करी थी। तो ये इसका आंसर है हमारा फेशियल रिकॉग्निशन एंड RFID। ये फेशियल रिकॉग्निशन FRS, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID जो है हमारा, ये क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है ये हमारा। और ये टैगिंग होती है एक तरीके की, और ये जो है इनहेंस और सिक्योरिटी जो उसमें इनहेंस किया गया था सर्विलेंस को, और CCTV कैमरास को, और जो मतलब ड्रोन्स भी, और कम्युनिकेशन के सिस्टम को भी अच्छा किया गया था। और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है, ये इंस्टॉल करे गए थे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। और इस साल भी जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है 2025 में भी, अमरनाथ यात्रा जो चालू हो चुकी है 3 जुलाई से ये चालू हो चुकी है। और ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे लॉन्च करा गया है फेशियल रिकॉग्निशन को, पहलगाम साइड भी इसे इस साल लगाया गया है, और बॉल्टल रूट्स जो है, और ये आइडेंटिफाई करेगा, अलर्ट करेगा अथॉरिटीज़ को, और इंडिविजुअल अबाउट और वॉच लिस्ट। अगर कोई जो मतलब अगर कोई ऐसा कोई बंदा जो इन लिस्ट के अंदर नहीं होगा, जिनका मतलब कोई प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, उन बंदों को देखेगा, ये उन बंदों को रिकॉग्नाइज करेगा ये सिस्टम। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फेशियल रिकॉग्निशन एंड RFID टैगिंग्स। RFID जो टैगिंग्स है, ये टैग्स जो है इशूड करे गए हैं, ये इशूड करे जाते हैं, पिछले साल से ये इशू हो गए थे। ये जो पिलग्रिम होते हैं, जो लोग जाते हैं अमरनाथ यात्रा पे, उनकी ट्रैकिंग के लिए, उनके मूवमेंट के लिए, और उन एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट में जा सके कहीं, मतलब होता है वो एक तरीके से, कई लोग नए जाते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत हो, तो उस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट भी एक तरीके से मिल सके। तो इस वजह से भी RFID का ये फ़ायदा है। तो चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मेन बैरियर टू एक्सपेंडिंग पैलिएटिव केयर इन इंडिया। पैलिएटिव केयर इन इंडिया, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन
ए शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड डॉक्टर। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ओनली 1 to 2% ऑफ द 7.2 मिलियन पेशेंट्स इन इंडिया रिसीव पैलिएटिव केयर। और प्रॉज इसका इम्प्रूव होगा इसके में इससे क्या प्रॉज क्या है इसके, इम्प्रूव होगा एंड ऑफ लाइफ केयर। और कौन सा इसका, लो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इसका जो है लो ट्रेनिंग और अवेयरनेस है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विजन डिड पीएम मोदी प्रमोट ड्यूरिंग हिज ब्रिक्स विजिट। तो ये ब्रिक्स है क्या हमारा, ये ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। मतलब ब्रिक्स क्या हमारी फुल फॉर्म है, ब्रिक्स जो हमारा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये जो है ब्रिक्स बना कब था हमारा, ब्रिक्स जो बना था हमारा, ब्रिक्स हमारा बना था 2001 के अंदर हमारा ब्रिक्स स्टार्ट हुआ था, मतलब बना था उस टाइम पे। जब बना था उस टाइम पे ये ब्रिक्स नहीं था, उस टाइम पे ये बस खाली ब्रिक था, उसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड नहीं था। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के अंदर कब ऐड हुआ था, साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स के अंदर 2010 में ऐड हुआ था। कौन से ईयर में ऐड हुआ था, 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। और इनके जो लीडर समिट है वो एनुअल बेसिस पे होती है, ब्रिक्स की जो लीडर समिट है एनुअल बेसिस पे होती है। अभी ब्रिक्स के अंदर कुछ नए मेंबर भी ऐड हुए हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैंने देखा नहीं है, आप लोग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा ब्रिक्स के अंदर जो नए नए मेंबर ऐड हुए हैं, और आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताइएगा। अब बात करें इस साल जो ब्रिक की समिट जो है कहाँ पे हो रही है, इस साल जो ब्रिक की समिट हो रही है वो 17 समिट हो रही है। और वो जो समिट है 6 से 7 जुलाई तक चलेगी, और ये जो हो रही है ब्राज़ील के अंदर। और ब्राज़ील के अंदर इसे होस्ट जो करेंगे, इसके जो होगा ये रियो दे जनेरियो के अंदर होगा, ब्राज़ील में भी। कहाँ पे, रियो दे जनेरियो में। और अभी के टाइम पे जो ब्रिक्स के जो डायरेक्टर हैं, या जो भी जिस भी तरीके से हैं हेड हैं, तो वो है दिलेमा रोसेफ। ये ब्रिक्स के अभी एक तरीके से डायरेक्टर जनरल कह सकते हैं इन्हें आप। और इंडिया जो है ब्रिक्स को कब होस्ट करेगा, इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। 18th ब्रिक्स समिट जो है इंडिया होस्ट करेगा। और ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है, जो फोरम जो है रोटेट होती है एनुअली बेसिस पे, लीडरशिप जाती है हर एक कंट्रीज के पास, और ये जो एक्रोनियम के हिसाब से रोटेट होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर है, बैलेंस मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डिड क्वाड मिनिस्टर सेज अबाउट द पहलगाम टेरर अटैक। पहलगाम टेरर अटैक के बारे में, टेरर अटैक के बारे में जो क्वाड मिनिस्टर है उन्होंने क्या कहा। तो जो है हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर है, ब्रिंग ट्रेटर्स टू जस्टिस क्विकली। क्वाड के बारे में जान लेते हैं हम। क्वाड जो है, क्वाड की जो फुल फॉर्म है हमारा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है हमारा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये हमारा क्वाड की फुल फॉर्म है। और ये क्वाड जो है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन 4 कंट्रीज, एक 4 कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी है, 4 कंट्रीज है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। ये 4 कंट्रीज हैं, इनके बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और सबसे पहले जो क्वाड का जो आइडिया किसके द्वारा दिया गया था, ये क्वाड का जो आइडिया जो सबसे पहले दिया गया था, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो आबे के द्वारा दिया गया था 2007 में। 2007 में जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे इनके द्वारा दिया गया था क्वाड का
आइडिया फर्स्ट टाइम जो दिया गया था इनके द्वारा। तो चलिए बच्चों, हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। और आज हमारी वीडियो आने में इस वजह से लेट हुई कि आज थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था और नेटवर्क इशू था, इस वजह से हमारी वीडियो आज आने में थोड़ा रिकॉर्ड होने में भी लेट हो गया और इस वजह से आज आपको वीडियो लेट रिसीव हुई है। तो अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट इशू विद इंडियाज करंट अप्रोच टू एआई? तो क्या बिगेस्ट इशू है इंडिया के साथ एआई को अप्रोच करने का करंट टाइम में? तो ये है नो नेशनल एआई स्ट्रेटेजी, क्योंकि नेशनल लेवल पे कोई एआई को लेकर स्ट्रेटेजी ही नहीं डेवलप की गई है। तो चलिए बच्चों, हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल तो नहीं, कल संडे है, कल तो हमारी वीडियो नहीं आएगी। आपको मंडे को 7 बजे आपको इसी टाइम पे हमारी वीडियो रिसीव होगी।